नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुश है। ख्वाबों के इस जहां में आपका स्वागत है। ख्वाबों का जहां आपको कहानियां सुनाता है और हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कहानी के जरिए आप उस जहां में पहुंच जाएं, जहां आप इस कहानी को महसूस कर सकते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ठंडा गोश्त। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज निगाहों से उसने उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद नहीं आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कुल्हे, थुल थुल कर देने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर से उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होंठों पर सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसधार बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो किरपान थामी हुई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और ढील ढाल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वरिया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की बात ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वरिया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहां गायब रहे हो तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई जवाब है? ईश्वर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्द की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर उसके ऊपर आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वरिया, कहाँ रहे हो तुम इतने दिन? बूरे की माँ के घर? ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की,
बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे हो? शहर गए थे क्या? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने बाप का तुक्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर कुछ देर के लिए खामोश हो गई। लेकिन फौरन ही भड़क उठी। उस रात तुम्हें क्या हुआ था? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। तुमने मुझे वो तमाम गहने लाकर दिए जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहने और बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखो कैसे रंग पीला पड़ गया। ईश्वरिया, कसम वाहिगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का सुबह और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईश्वरिया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ उसे भमोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, गुट पा जप्पियां, तेरी निकले हड्डियां दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न डाली, लेकिन वो शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बोले कि माँ का क्या हो गया था? बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से कहा, हाथ जाओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंद फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे भूरे कूल्हों पर जोर से चुटकी मारी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वरिया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरप चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वरिया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों से मुस्कुराया। होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भमोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा कर देने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर भोसे किए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया।
कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हौलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा नहीं कर सका। जितने गुर और जितनी दाव उसे आते थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर उसने कहा, ईश्वरिया, काफी फेंक चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वो कुलवंत कौर के पलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर को प्रतीक्षक बेअलम अंगों से सख्त निराशा हुई तो वो झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ी और नथुने फुलाकर बिखरे हुए लहजे में कहा, ईश्वरिया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूं, कौन है वो चुड्डो, कौन है वो उफंती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईश्वरिया, मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी, खा वाहे गुरु की कसम। क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तक्का बूटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर जैसे दीवानी हो गई। लपक कर कोने से कृपाल उठाई, मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इसमें भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते हुए होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया की निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। लहू ईश्वर सिंह की जबान पर पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में जुरजुरी दौड़ गई। और मैंने ये 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी किरबान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस बड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूं, वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट
उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूं, गला चिरा हुआ है मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। कुड़ियां भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे, 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ी से। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर सी, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे मार भी डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वरिया, कुलवंत कौर के हर रोज मजे लेता है, ये मावा भी चक्कर दे। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया रास्ते में। क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हल्का तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी। इस कहानी को लिखा है उर्दू भाषा के प्रख्यात कहानीकार सआदत हसन मंटो ने। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान दीजिए। गुड नाइट।